नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले उड़ान आईएएस अकादमी की पूरे टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं हाल फिलहाल में घटित कुछ समसामयिक मुद्दों की, ऐसे समसामयिक घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे कि सर हमको जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनके कॉम्बो पैक के लिए कुछ अवधि को बढ़ाकर ऑफर फिर से लाया जाए। तो उसके लिए हमने ये किया है कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन मौके पर 15, 16 और 17 इन तिथियों को आपको ये कॉम्बो पैक पुनः उसी मूल्य पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पैक के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर, ये आपको न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं यानी कंप्यूटर, हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग, इन सभी के मूल्यों पर काफी राहत आपको दी गई है। तो इन विषयों का लाभ उठाने के लिए आप जल्द से जल्द उड़ान आईएएस अकादमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इन कोर्सेस को परचेस करें। चलिए, तो सबसे पहले पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस पर नजर डाल लेते हैं। पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है। ऑप्शन था आपके पास केन्या, इंग्लैंड, नामीबिया और युगांडा। तो इसका आंसर है अभी हाल ही में भारत सरकार ने नामीबिया के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके द्वारा जो विलुप्त हुए चीते हैं हमारे, है ना, चीतों को पुनः भारत में एक बार ला करके उनके संरक्षण का प्रयास किया जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन था 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर है अपर्णा बाल मुरली, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन था 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये लोगो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें ये गिर का शेर और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये हमको दिखाई दे रहा है। ये आयोजित होने वाला है गुजरात में और इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलिए, अगला क्वेश्चन था देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, यानी सीजेआई ऑफ इंडिया कौन से क्रम के, 49वें क्रम के। तो इसका आंसर है जस्टिस श्री यू ललित। ठीक, 50वें नंबर के अगर पूछेगा आपको, है ना, ये तो 49वें क्रम के हैं, 50वें के कौन है, तो याद रखेगा श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये 50वें क्रम के होंगे। इनका कार्यकाल तो 3 महीने से भी कम का होगा, उसके बाद इनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद 50वें नंबर के क्रम में यानी 50वें सीजेआई के रूप में श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो है ये पदभार ग्रहण करेंगे। चलिए, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा इंदरमीत गिल जी को हाल ही में वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक में। पहले टॉपिक में है श्री जगदीप धनगर जी। नाम सुना होगा आपने, हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत दूसरा जो सबसे बड़ा पद होता है भारत में वरीयता के आधार पर उपराष्ट्रपति का, उस उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है अभी हाल ही में श्री जगदीप धनगर जी ने। ये है श्री जगदीप धनगर जी। चलिए, ये है भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति। यदि इनका क्रम पूछा जाए तो याद रखिएगा ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, और यदि कार्यकाल के आधार पर गणना की जाए तो ये 16वें क्रम के उपराष्ट्रपति होंगे। अच्छा, इन्होंने शपथ ग्रहण कब लिया, तो 11 अगस्त 2022 को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई है। ये फैक्ट आप याद रखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है। चलिए, वर्ष 1989 में वे पहली बार राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा की सीट से सांसद चुने गए। यहां से इनका राजनीतिक कैरियर प्रारंभ होता है। पहली बार ये
राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा की सीट से सांसद चुने गए। उसके बाद वर्ष 2019 में वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। तो ये क्वेश्चन आता है कि जगदीप धनखड़ जी जो है वो कहाँ के राज्यपाल थे पूर्व में, तो पश्चिम बंगाल के थे। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को बहुत बड़े अंतर से हराया है। बहुत बड़े अंतर बोलने का मतलब देखिए, कुल 725 वैध मत पड़े थे, जिसमें से 528 जो है ये जगदीप धनखड़ जी को मिले हैं, जबकि 182 जो हैं ये मार्गरेट अल्वा जी को मिले हैं। तो इस लिहाज से भी ये काफी बड़ी जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए शपथ ग्रहण समारोह, ये हैं हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और ये हैं जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं। चलिए कुछ कुछ फैक्ट है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो कि एग्जाम से में पूछता है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे अधिक वोट के साथ उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो याद रखिएगा श्री के.आर. नारायणन जी के नाम पर दर्ज है। 1992 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें 701 में से 700 वोट किसको मिला था, श्री के.आर. नारायणन जी को मिला था। तो सबसे ज्यादा वोटों से जीत का रिकॉर्ड के.आर. नारायणन जी के नाम पर है। अगला, राजस्थान से आने वाले ये दूसरे राष्ट्रपति हैं। यदि प्रथम उपराष्ट्रपति जो राजस्थान से संबंधित है वो कौन थे, भैरव सिंह शेखावत जी। दूसरे नंबर में कौन है, श्री जगदीप धनखड़ जी। अगला फैक्ट, उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। आपको संविधान में पता होगा कि संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला, तो सबसे पहले हैं श्री वी गिरी। जाकिर हुसैन जी का जब निधन हुआ, ये हमारे राष्ट्रपति थे, इनका जब निधन हुआ तो डॉक्टर वी गिरी जी ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। एक, ये भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं, CJI रहे हैं। इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति पद पर भी ये आसीन हुए। तो इन्होंने तीनों पदों को सुशोभित किया है। चलिए, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो है उन्होंने डॉक्टर वी गिरी के त्याग पत्र देने के पश्चात राष्ट्रपति का पद संभाला था। फिर BD जत्ती, फखरुद्दीन अली अहमद जी के निधन के बाद BD जत्ती जी जो हैं इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। फखरुद्दीन अली अहमद जी वही राष्ट्रपति हैं जिनके समय में आपातकाल लगा था। याद रखिएगा, आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए उपराष्ट्रपति कौन कौन हैं, तो देखिए, एक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारतीय संघ के पहले उपराष्ट्रपति थे और लगातार इन्होंने 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति के पद पर भारत की सेवा की है। फिर डॉक्टर हामिद अंसारी, ये भी 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे। निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति तो पहले पर हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरे नंबर पर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये 3 उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जी। अगले हैं कृष्णकांत। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछता है कि भारतीय संघ के कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। तो याद रखिएगा, कृष्णकांत जी जो हैं ये
ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो कार्यकाल की अवधि के दौरान मृत हुए थे। फिर वीवी गिरी, देखिए इनका कार्यकाल सबसे कम अवधि का था। सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन है? तो वीवी गिरी। उसके बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वीवी गिरी जी के त्याग पत्र देने के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो उपराष्ट्रपति बने थे। चलिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि, यहां पे शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, आपको बता दूं 15,000 रुपए जो है ये जमानत की राशि होती है और 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। 20 और 20 याद रखिएगा, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात करें तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। तो ये सारे जो फैक्ट हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, ये एकदम से याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कई बार हम इन तथ्यों से परिचित नहीं होते हैं, तो हमको या तो ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है या हम इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको कई बार एग्जाम में पूछा है और कई बार यहां से अंक जो हैं आपको करंट अफेयर में मिले हैं। तो करंट अफेयर से रिलेटेड श्री जगदीप धनखड़ जी को याद करिएगा ये सारे फैक्ट। इसके अलावा उपराष्ट्रपति से संबंधित मैंने जो आपको फैक्ट्स बताए हैं, ये सारे फैक्ट, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। हो सके तो आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अगला टॉपिक है 22वां राष्ट्रमंडल खेल, यानी 22वां कॉमनवेल्थ गेम। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है। इन राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया है और टोटल 61 पदकों के साथ भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही है। 61 पदक जीते हैं और चौथे स्थान पर भारतीय टीम रही है। तो सबसे पहला फैक्ट तो यही निकल के आता है कि भारतीय टीम ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो 61 मेडल जीते हैं और पोजीशन क्या है? तो चौथे पोजीशन पर भारतीय टीम आई है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, इसका आयोजन हुआ है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 72 देशों के 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो याद रखिएगा कितने देशों ने भाग लिया? 72 देशों ने। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, राष्ट्रीय ध्वजवाहक, यानी जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और ये जब प्रतियोगिता अंत हुई तो दोनों समय भारतीय ध्वज को धारण किसने किया, वाहन किसने किया? तो सबसे पहले आयोजन समारोह की यदि बात करें तो आयोजन समारोह में पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जो है इन्होंने ध्वज धारण किया था। इसके बाद जब समापन समारोह प्रारंभ हुआ तो उस समय मुक्केबाज निकहत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल, याद रखिएगा इनका नाम अचंता शरत कमल, इन्होंने भारतीय ध्वज को धारण किया था। चलिए, भारत के प्रदर्शन की यदि बात करें तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक समेत कुल 61 मेडल भारतीय टीम ने जीते हैं, भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। और भारत का ओवरऑल रैंक रहा है चौथा, भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत की पदक तालिका में कुश्ती का सर्वाधिक योगदान रहा है। ठीक, वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मौजूदा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, तो कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल 22 गोल्ड भारतीयों के द्वारा जीते गए हैं। तो ये 22 भारतीयों के नाम हैं। इसमें नाम याद रखिएगा कुछ लोगों का जो कि इंपॉर्टेंट है। अचिंता शेउली जो कि वेट लिफ्टिंग, देखिए यहां से क्वेश्चन आपको बिल्कुल मैच द फॉलोइंग के लिए दे सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। अचिंता शेउली जो कि वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। बजरंग पूनिया कुश्ती के खिलाड़ी हैं। रवि कुमार दहिया कुश्ती के खिलाड़ी हैं। निखत जरीन मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं।
सुधीर जो कि पावर पैरा लिफ्टिंग है ना, सॉरी पैरा पावर लिफ्टिंग है ना, उससे उस खेल से संबंधित है। जेरेमी लालरी नुंगा ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। अमित पंघाल ये मुक्केबाजी से संबंधित है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एल्डोस पॉल ट्रिपल जंप से संबंधित है। मीराबाई चानू ये नाम याद रखिएगा क्योंकि भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने ही जीता है। मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग से संबंधित है। दीपक पूनिया कुश्ती से संबंधित है। नवीन मलिक ये भी कुश्ती से संबंधित है। नीतू गंघास ये मुक्केबाजी से संबंधित है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है। और भाविना पटेल ये पैरा टेबल टेनिस इस खेल से संबंधित हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस युगल में भी हमको मेडल मिला है। शरद कमल, श्रीजा अकुला इन्होंने टेबल टेनिस में युगल में हमको गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके अलावा हरमीत देसाई, शानिया शेट्टी, शरद कमल, जी साथियान ये भी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं सबके सब, और इन्होंने भी हमको गोल्ड मेडल जिताया है। रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, नयन मोनी सैंकिया और पिंकी सिंह ये लॉन बॉल्स में हमको पहला मेडल दिलाया इन्होंने। लॉन बॉल एक नया खेल है भारत के लिए और इस खेल में पहला मेडल हमको मिला है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके अलावा चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ये मेडल विनर्स के नाम है, सभी गोल्ड विनर्स हैं। इन सभी को बधाई। और आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंस के लिए आप खिलाड़ी और उनके खेल को बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे, सभी खिलाड़ियों के नाम और वो किस खेल से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि मैं इसमें मेडल टैली की बात करूं कि किस देश ने कितना मेडल जीता है, तो टॉप पर रही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 67 गोल्ड जीते हैं। इसके अलावा 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 178 मेडल जीते हैं। पहले क्रम को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने कुल 178 मेडल जीते हैं जिसमें 67 यानी 67 गोल्ड है, यही अपने को याद करना है। इसके अलावा इंग्लैंड, कनाडा, फिर चौथे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। भारत के मेडल्स की बात करें तो भारत ने कुल 61 मेडल जीते हैं जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत हैं और 23 कांस्य पदक है। तो भारत का याद रखिए और ऑस्ट्रेलिया का याद रखिए कि किस देश ने कितना मेडल जीता है। इसके अलावा इस क्रम को जरूर याद रखिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको कई बार अराइज होता है और चूंकि हम अवेयर नहीं रहते हैं तो ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन हैं जो भूल जाते हैं और गलतियां हो जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद कनाडा, कनाडा के बाद भारत और भारत के बाद है न्यूजीलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट्स में। देखिए, भारत को कौन से खेल में कितना पदक मिला है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। शायद आपको एकदम क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन मैंने जो ओलंपिक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से इसको निकाला है। ठीक, तो खेल यहां पर गोल्ड कितना मिला, सिल्वर कितना मिला, ब्रॉन्ज कितना मिला और कुल पदक कितने मिले उस खेल से संबंधित। तो भारत को सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं कुश्ती में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एग्जाम के लिए आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं किसमें? कुश्ती में। कुल 12 पदक मिले हैं जिसमें 6 गोल्ड हैं। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में हमको 10 मेडल मिले हैं जिसमें 3 गोल्ड हैं और 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा एथलेटिक्स में हमको 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ कुल 8 मेडल मिले हैं। और मुक्केबाजी में 3 गोल्ड मिला, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल हमको मिले हैं। टेबल टेनिस में हमको 4 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर मिला, 2 हमको ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं और टोटल 7 मेडल हमने अर्जित किए हैं।
तो ये खेल याद रखिएगा, सबसे ज्यादा याद रखिएगा कुश्ती को, क्योंकि कुश्ती ऐसा खेल है जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इस साल सबसे ज्यादा मेडल अर्जित किया है। और कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें भारत ने सबसे पहले 1934 में भाग लिया था। 1934 में हम पहली बार शरीक हुए थे इस खेल में, और उस साल हमको एक मेडल मिला था और हम 12वें नंबर पर थे। हमारा क्रम क्या था? 12वां। इसके अलावा जसपाल राणा, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 15 मेडल जीते हैं टोटल, वो राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट हैं। यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में टोटल ओवरऑल देखा जाए तो कुल 15 मेडल जीते हैं। किसने? जसपाल राणा ने कुल 15 मेडल जीते हैं और सबसे सफल भारतीय हैं। देखिए भाई, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इस साल की बात नहीं हो रही है, ये पुराने जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसकी बात हो रही है। इसके अलावा मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, जिन्होंने कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में 1958 में हुआ था जो, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया था। तो द फ्लाइंग जट मिल्खा सिंह पहले गोल्ड मेडल विनर है कॉमनवेल्थ गेम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, राशिद अनवर पहले राष्ट्रमंडल पदक विजेता। ठीक है, पहला जो हमको मेडल मिला था वो किसने दिलाया था? राशिद अनवर ने। ये है राशिद अनवर जी, मस्त पटक रहे हैं एकदम पकड़ के, है ना, जबड़ा वबड़ा तोड़ देंगे टाइप। चलो अब भारत के टोटल रैंकिंग की बात करें। देखिए अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में ये है कि भारत इस बार सबसे ज्यादा मेडल जीता है कॉमनवेल्थ में, सबसे ज्यादा सफल रहा है भारत अभी तक के कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ऐसा नहीं है, अभी इस पर चर्चा करेंगे। देखिए भारत की जो जर्नी है वो 1934 में प्रारंभ होती है, और मैंने बताया था कि हमने एक मेडल जीता था और 12वें स्थान पर रहे थे। अब हर 4 साल में आयोजित होता है, आपको पता होगा। ठीक, इसके बाद यदि मैं बात करूं गोल्ड कोस्ट 2018 की, और उसके पहले वर्ष 2010 में आयोजित हुए नई दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, वो भारतीय खेलों की दृष्टि से, या यूं कहा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 101 मेडल जीते थे और ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा था। तो ये अभी तक का हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ये 2010 की बात है। हालांकि उस समय बहुत ज्यादा उस पर अभी भी जांच कार्य चल रहे हैं ना, काफी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब वर्ष 2018 के गोल्ड कोस्ट की बात करें तो गोल्ड कोस्ट में हमने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। टोटल 66 मेडल अर्जित किए थे, जिसमें 26 गोल्ड मेडल थे। तो ये भी काफी अच्छा अचीवमेंट था हमारा। इसके अलावा यदि गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे पहले तो ये याद रखिए, हमने सबसे ज्यादा गोल्ड इसी कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली वाले में जीते थे। उसके बाद हमने 30 मेडल जीते हैं मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो आयोजित हुआ था वर्ष 2002 में। तो एक बार क्विक रिवीजन मैं कर देता हूं यहां से, क्योंकि हो सकता है फैक्ट्स के चक्कर में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो। तो देखिए, ये भारत की जर्नी है, जब से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने जाना शुरू किया है वहां से लेकर अभी तक की। तो भारत पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलना प्रारंभ किया। अब नई दिल्ली में जो 2010 में आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, वो भारत की दृष्टि से सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम्स रहा है, क्योंकि इसमें भारत ने कुल 101 मेडल जीते थे और दूसरे स्थान पर रहा था। मैंने आपको बताया दूसरे स्थान पर रहा था हमारा प्यारा भारत। इसके बाद यदि गोल्ड मेडल की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे सफलतम हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम्स रहा है वो रहा है मैनचेस्टर 2002, जिसमें हमने 30 गोल्ड अर्जित किए थे और टोटल 69 पदक हमने जीते थे। इसके बाद गोल्ड कोस्ट 2018, जो पिछला कॉमनवेल्थ गेम्स था
जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उसमें हमने 26 मेडल जीते हैं, 26 गोल्ड जीते हैं और टोटल मेडल हमारे 66 थे और हमारी रैंक थी तीसरे रैंक पर हम काबिज थे। चलिए, तो इसके अलावा और कुछ फैक्ट हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किस खेल में कितने पदक जीते हैं? ये केवल वर्ष 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ की बात नहीं हो रही है, ये 1934 से लेकर अभी तक की बात हो रही है कि किस खेल में हमने अभी तक में कितने मेडल जीते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शूटिंग। हाँ, और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग का खेल शामिल नहीं था। अगर शूटिंग होता तो मान के चलिए कि हमारे पास कम से कम 10 मेडल और आते, कम से कम, लेकिन शूटिंग शामिल नहीं था। शूटिंग में हमने अभी तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, जिसमें 63 स्वर्ण, 44 रजत और 28 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 135 पदक हमने शूटिंग में जीते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में हमने 43 गोल्ड, 48 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 125 मेडल अभी तक जीत लिए हैं। इसके बाद रेसलिंग में 43 गोल्ड, 37 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 102 मेडल हमने अपने नाम किया है। तो ये टॉप 3 को कम से कम याद रखिए, क्योंकि कभी कभी अगर उसको कठिन करना होता है क्वेश्चन तो वो इन फैक्ट्स तक जरूर जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पर है शूटिंग, दूसरे नंबर पर है वेट लिफ्टिंग और तीसरे नंबर पर है रेसलिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा पदक हमने किस में जीता है, तो हमने जीता है कुश्ती में, यानी रेसलिंग में। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। भारत के जो अनुसंधान संस्थान हैं ISRO, इसरो, उसका एक प्रयास था कि हम 2 उपग्रहों को पृथ्वी के जो लोअर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट, इसमें स्थापित किया जाए, लेकिन अभी हाल ही में ये विफल हो गया है। इस कारण से ये चर्चा में था। तो आइए जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-02 और विद्यार्थियों द्वारा निर्मित उपग्रह आजादी सैट को लेकर लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की पहली उड़ान शुरू की थी। तो याद रखिएगा इसको, ये जो SSLV है ये एकदम नवीनतम हमारे पास क्या है, प्रक्षेपण यान है, लॉन्च व्हीकल है, जिसकी पहली टेस्टिंग किए थे हम, और टेस्टिंग के बाद हम इसको भेज रहे थे कहां पर, पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में। 2 सैटेलाइट इसके द्वारा भेजा जाना था, एक का नाम था EOS-02 और दूसरे का नाम था आजादी सैट। देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि आजादी सैट क्या था या आजादी सैट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, याद रखिएगा, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित उपग्रह है, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित उपग्रह है, नाम क्या रखा गया, आजादी सैट। हालांकि यह मिशन उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में असफल रही और उपग्रह जो कि पहले से ही प्रक्षेपण यान से अलग हो चुके थे, उनके मध्य संपर्क टूट गया। तो याद रखिएगा, इस स्लाइड में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए SSLV। नाम क्या है इसका, SSLV। SSLV बोलने का मतलब क्या है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके द्वारा 2 सैटेलाइट्स को भेजा जाना था। इसमें EOS-02 ये तो उतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, लेकिन आजादी सैट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपको आने वाले किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर है विश्व शांति आयोग। अभी हाल ही में मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि हम एक विश्व स्तरीय शांति आयोग का निर्माण करते हैं और इस शांति आयोग में 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक नाम होगा
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दूसरा नाम होगा एंटोनियो गुतरेस जी का, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। और तीसरा नाम होगा पोप फ्रांसिस जी का। पोप फ्रांसिस जो हैं ये ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं। चलिए, तो मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, ठीक है, चलिए इनके नाम को, ये तो काफी बड़ा नाम है, मैं आंद्रे मैनुअल बोलूंगा, ठीक, ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। अच्छा, ये जो समिति बनाई जाएगी, ये जो आयोग बनाया जाएगा, ये काम क्या करेगा? देखिए, ये जो 3 व्यक्ति हैं, एक हमारे प्रधानमंत्री, दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और तीसरे ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस, ये तीनों वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े 3 इन्फ्लुएंसर्स हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं। ये एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो विश्व का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो इस स्थिति में इनका महत्व ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुतारेस। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन वाला जब मामला चल रहा था, उस समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर। इसके अलावा दोनों पक्षों से शांति की अपील की थी। और तीसरे नंबर पर हैं पोप फ्रांसिस, धार्मिक गुरु हैं, तो जाहिर सी बात है इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा धर्म यदि जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो कौन है? ईसाई धर्म है, और उस धर्म का नेतृत्व करते हैं पोप फ्रांसिस। तो इन तीनों व्यक्तियों को लेकर के एक समिति या एक आयोग बनाने की बात की गई है अभी हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति जी के द्वारा। इन्होंने कहा है कि ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये विश्व के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी बात को लोग सुनते हैं। इसलिए आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि जब भी रूस और यूक्रेन का मुद्दा उठ रहा था, उस समय पर बार बार भारत के पक्ष की बात की जा रही थी। यानी देखा जा रहा था कि भारत किस ओर झुकेगा, क्या वो रूस की तरफ जाएगा या क्या वो यूक्रेन का पक्ष लेगा। तो इस स्थिति में भारत का महत्व आपको पता चलता है। वो बहुत ही निर्णायक मूव होता यदि हम किसी भी एक पक्ष को चुन लेते, लेकिन हमारा नेतृत्व ऐसा है कि हमने कहा कि हम मध्य मार्ग को अपनाएंगे। हमने ना तो रूस का खुले तौर पर समर्थन किया है, ना ही यूक्रेन का। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतारेस, विश्व में शांति की यदि कोई सबसे बड़ी संस्था है तो वो है यूनाइटेड नेशंस, और उसका मुखिया है कौन? एंटोनियो गुतारेस। इसके अलावा पोप फ्रांसिस, ये तीनों व्यक्तियों को मिलाकर के विश्व शांति आयोग के गठन की बात कही गई है। नाम याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? वैश्विक शांति आयोग के माध्यम से पूरे विश्व में युद्ध रोकने का प्रयास करना। अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा टेंशन राष्ट्रों के बीच में हमको दिखाई दे रहा है, तो उन टेंशन्स को युद्ध में न बदलने दिया जाए, ये इसका प्रयास होगा। आयोग का उद्देश्य कम से कम 5 वर्ष तक के लिए युद्ध विराम संधि सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा इस कदम से विश्व भर की सरकारों को अपने नागरिकों, विशेषकर युद्ध की विभीषिका का सामना कर रहे लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो इसमें मेन अगर इंपॉर्टेंस देखा जाए तो एक ये नाम याद रखिएगा, आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। इसके अलावा इस आयोग में कौन कौन मेंबर इन्होंने प्रस्तावित किए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंटोनियो गुतारेस और पोप फ्रांसिस। चलिए अगला टॉपिक है विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को। ठीक, याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है वर्ल्ड लायंस डे। वर्ल्ड लायंस डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 अगस्त को। ठीक, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? शेरों और उनके संरक्षण के संदर्भ में लोगों को जागरूक करना और शिक्षित करना, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रति वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है
कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। और ये पहली बार कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा वर्ष 2013 में ये पहल प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है मीठी क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शहद का उत्पादन बढ़ावा देने के लिए एक नई क्रांति, एक नया रिवॉल्यूशन प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम रखा गया है मीठी क्रांति। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि मधुमक्खी पालन और उससे संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए या इसके माध्यम से शहद की निर्यात क्षमता का दोहन करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और किसानों के सहयोग से देश भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई है और इसी योजना को नाम दिया है मीठी क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन। यहां पर आप देख पा रहे हैं मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी पालन की बात की जा रही है। वर्तमान में भारत का प्राकृतिक शहद निर्यात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार पर निर्भर है, जो इस निर्यात का 80% से अधिक हिस्सा, यानी हम सबसे ज्यादा यदि किसी देश को निर्यात करते हैं शहद, तो वो कौन से देश को? संयुक्त राज्य अमेरिका को। शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के एक हिस्से के रूप में सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी NBHM, ठीक है, नेशनल बी एंड हनी मिशन के लिए 3 वर्ष यानी 2020-21 से 2022-23 की अवधि हेतु 500 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्वीट रिवॉल्यूशन के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए कितने राशि का भुगतान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो याद रखिएगा 500 करोड़ 500 करोड़ रुपए जो है ये इसकी योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है। पहला फैक्ट तो यही निकल के आता है कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शहद उत्पादन से, शहद उत्पादन से। और दूसरा फैक्ट आपके लिए निकल के आ रहा है कि वर्ष 2020-21 से लेकर के 22-23 की अवधि हेतु कितनी राशि जो है केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो 500 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है, ठीक। इसी में क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है तेजस विमान। अभी हाल ही में एक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। अच्छा, ये डिफेंस एक्सपो क्या होता है? जैसे कि आप जाते हैं, राज्योत्सव जब होता है तो वहां पर बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं। आप उन स्टॉल्स में जाते हैं और वहां जा करके जो भी वस्तु वहां पर है उसका सामान खरीदते हैं। इसी प्रकार से डिफेंस एक्सपो के तहत बहुत सारे देश जो है वो अपना स्टॉल लगाते हैं। ऐसे समझ सकते हैं आप, स्टॉल लगाते हैं और स्टॉल्स में अपने द्वारा उत्पादित जो भी रक्षा उपकरण है उसकी बिक्री करते हैं। तो वैसे ही अभी हाल ही में वर्ष 2022 में एक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया और इसी डिफेंस एक्सपो में मलेशिया ने कहा है कि हम 18 जो तेजस विमान हैं ये आपसे परचेस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि भारत सरकार ने मलेशिया को 18 हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA लोअर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बेचने की पेशकश की है और इस पेशकश को मंजूर कर लिया गया है मलेशिया के द्वारा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन 6 देशों ने सिंगल इंजन तेजस फाइटर जेट खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस जेट विमानों की वर्ष 2022 तक डिलीवरी हेतु 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध दिया था। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हाँ यहां से एक फैक्ट निकल के आ सकता है कि तेजस का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसके अलावा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी हाल ही में किस देश ने या किस देश को
18 हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचने की मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दी गई है। तो याद रखिएगा वो देश का नाम क्या है, मलेशिया। इन देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हाँ भाई आगामी समय में हम खरीद सकते हैं, लेकिन मलेशिया ने इसके लिए MOU जो है वो साइन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में एक टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में है जिसका नाम है हमर तिरंगा अभियान। आपको पता होगा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम क्या है, हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान। और इसी हर घर तिरंगा अभियान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। और ये जो अभियान है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 11 से 17 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। इसके द्वारा हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप अपने घर में तिरंगा फहराइए। कब से कब तक? 11 से 17 अगस्त तक। देखिए, आइए मनाएं स्वतंत्रता के 75 वर्षों का उत्सव। इसके अलावा 75वीं वर्षगांठ का गर्वित पल। ठीक, चलो भाई अगला टॉपिक है ग्राम सभा जागरूकता अभियान। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैंने उठाया है, शायद आपको एकदम क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक, आपको पढ़ के सुना देता हूं। अभी 9 अगस्त को जो आदिवासी दिवस आयोजित होता है हमारे यहाँ, उस आदिवासी दिवस में राज्य सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया है क्या, ग्राम सभा जागरूकता अभियान। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहां पर लिखा गया है, जिसमें सबसे पहले सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभा जागरूकता अभियान 9 अगस्त 2022 से 26 जनवरी 2023 तक चलाया जाएगा। तो पहला फैक्ट निकल के आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कब से कब तक चलेगा? तो याद रखिएगा 9 अगस्त 2022 से 26 जनवरी, ठीक है, यानी अगले गणतंत्र दिवस तक, जनवरी 2023 तक। ठीक है, ये 2022 और वो 2023 तक इसको संचालित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? ग्राम सभाओं को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के उद्देश्य और प्रावधानों के प्रति जागरूक करना। आपको पता होगा कि अभी राज्य सरकार जो है वो पेसा एक्ट लाने के उद्देश्य से काम कर रही है। यानी पेसा एक्ट आपको पता होगा, PESA, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। यदि पेसा एक्ट लागू होता है तो ग्राम सभाओं को बहुत ज्यादा अधिकार मिल जाएगा। तो इसी के संबंध में अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो पेसा एक्ट है, सबसे पहले तो लोगों को इसके बारे में जागरूक करना जरूरी है। तो ये काम किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा और इसी के लिए अभियान चलाया जा रहा है ग्राम सभा जागरूकता अभियान। आइए पढ़ते हैं, लक्ष्य क्या है? ग्राम सभा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और वन सुरक्षा पर प्रस्ताव और चर्चा। ठीक, देखिए क्या बोल रहे हैं, ग्राम सभा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण के लिए या उसका अधिकार प्रदान करने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें आपने सबसे ज्यादा सुना होगा इसको कि आदिवासी क्षेत्रों के 4200 एकड़ जो है वो उनको वापस कर दिए गए हैं, जो कि अनेक कंपनियों को आवंटित किए गए थे, उनको पुनः आदिवासियों को वापस कर दिया गया है। जिसमें लोहंडीगुड़ा नाम का आप बार बार सुनते हैं। लोहंडीगुड़ा एक गांव है बस्तर में, इस गांव का नाम आप बार बार सुनते हैं, लोहंडीगुड़ा, सॉरी, है ना, लोहंडीगुड़ा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये जो जागरूकता अभियान है इसके मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को शुभारंभ किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा फैक्ट, शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं का साझा प्रयास, यानी इस अभियान के अंतर्गत जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, NGOs आप बोल सकते हैं।
इसके बाद ग्राम सभा जागरूकता अभियान में विभिन्न प्रकार की प्रचार प्रसार सामग्री का उपयोग, जैसे गीत, फिल्म, पोस्टर्स, क्लस्टर बैठकें, इन सब के माध्यम से जागरूकता जो है ये फैलाया जाएगा। ठीक, स्थानीय स्तर पर संगठनों की भागीदारी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, स्व सहायता समूह, उनको इसके माध्यम से सशक्त किया जाएगा और छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में इनकी प्रगति को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रचार सामग्री की पहुंच और प्रयोग की सोशल मीडिया और मोबाइल से मॉनिटरिंग, यानी डिजिटल इंडिया वाला प्लेटफॉर्म वो इसमें प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो ये अलग अलग कार्यक्रम हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल के आ रहा है ये कि ग्राम सभा जागरूकता अभियान कब से कब तक संचालित किया जाएगा। तो ये डेट आप अच्छे से याद कर लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। इसके अलावा आप याद रखिए इसमें अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। और मोर जंगल मोर अधिकार, ये एक टैग लाइन जो है ये बनाया गया है किसके लिए, ग्राम सभा जागरूकता अभियान के दृष्टिकोण से। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है 22वां वसुंधरा सम्मान। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से आना है, यदि आएगा तो एकदम फैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो एक संस्था का नाम याद रखिएगा, श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन। इन्होंने इसको प्रारंभ किया था वर्ष 2001 में और ये इस बार का जो वसुंधरा सम्मान है वो 22वां क्रम का सम्मान होगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का संस्कृति विभाग और लोक जागरण की मासिक पत्रिका, नाम क्या है, वसुंधरा, ये इसको मिल करके ऑर्गेनाइज करा रही है। किसको दिया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखिएगा श्री लीलाधर मंडलोई जो कि साहित्यकार और पत्रकार है हमारे छत्तीसगढ़ के, इनको 22वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नाम याद रखिए, श्री लीलाधर मंडलोई। चलिए अगले टॉपिक पर हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कुमारी आकर्षी कश्यप। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने रजत पदक जीता है। काफी ज्यादा हाईलाइटेड खिलाड़ी हैं। इनको जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा भी विशेष ट्रेनिंग जो है दी जा रही थी और इन्होंने टॉप्स स्कीम के अंतर्गत भी अपना नाम दर्ज कराया था। टॉप्स स्कीम में उन खिलाड़ियों को रखा जाता है जो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी होते हैं। तो उसके अंतर्गत भी हमारे छत्तीसगढ़ की एक बेटी है, नाम है इनका आकर्षी कश्यप, इनको इसमें शामिल किया गया था। और अभी हाल ही में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बैडमिंटन के टीम चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो याद रखिएगा, गौरतलब है कि कुमारी आकर्षी कश्यप छत्तीसगढ़ की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल गेम्स 2022 में हिस्सा लिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए इनके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं कि 21 वर्षीय कुमारी आकर्षी कश्यप दुर्ग जिले की निवासी हैं। वे बैडमिंटन की सभी वर्ग की नेशनल चैंपियन रही हैं। अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 में गोल्ड मेडल व सीनियर नेशनल में भी पदक हासिल किया है। इसके अलावा एशियन जूनियर तथा वर्ल्ड जूनियर में भी टीम इंडिया की सदस्य रही हैं। इसके अलावा कुमारी कश्यप खेलो इंडिया में भी विजेता रही हैं। वे इंडोनेशिया एशियन गेम्स 2018 में भारतीय बैडमिंटन दल की सदस्य भी रह चुकी हैं। और कुमारी कश्यप साउथ एशियन गेम्स, ठीक है, नेपाल में एक स्थान है, नाम है पोखरा। इस पोखरा में जो साउथ एशियन गेम्स आयोजित हुए थे उसकी भी विजेता रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो राज्य अलंकरण के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, कौन सा, खेलों के क्षेत्र में गुंडाधूर पुरस्कार, गुंडाधूर पुरस्कार की भी विजेता रह चुकी हैं भाई, याद रखिएगा। तो इतना सारा अचीवमेंट इनके नाम से जुड़ा है। और अभी हाल ही में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे उसमें टीम चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, इसीलिए ये चर्चा में हैं। ये देखिए अभी हाल ही में हमारे भूपेश बघेल जी से भी इनकी मुलाकात हुई थी, है ना। ये हैं आकर्षी कश्यप जी और ये हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। चलिए अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है
प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है 12वें क्रम के, 13वें, 14वें या 15वें क्रम के। अगला क्वेश्चन, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्थान क्या है? चौथा, पांचवा, छठा या सातवां? अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित किए गए वैश्विक शांति आयोग के सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आप नाम पढ़ सकते हैं, इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 11 अगस्त को, 10 अगस्त को, 9 अगस्त को या 8 अगस्त को? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को 18 हल्के लड़ाकू विमान तेजस बेचने की पेशकश की है? ऑप्शन है मलेशिया, म्यांमार, ताइवान या मॉरिशस। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये थे हाल फिलहाल में चर्चा में रहे राष्ट्रीय स्तर तथा छत्तीसगढ़ स्तर के कुछ समसामयिक मुद्दे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।